क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी जिंदगी में वो सफलता क्यों नहीं मिल रही जो मैं चाहता हूँ? क्या आप हर दिन बिजी रहते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम जानेंगे वो 7 आदतें जो दुनिया के सबसे सफल लोग रोज अपनाते हैं और जिनसे आपकी जिंदगी भी पूरी तरह बदल सकती है। चैप्टर 1, बी प्रोएक्टिव। सक्रिय बनो, प्रतिक्रिया मत दो। स्टीफन कोवी इस किताब की शुरुआत एक बहुत ही साधारण लेकिन ताकतवर सच से करते हैं। हमारी जिंदगी हमारी आदतों का नतीजा है, और सबसे पहली आदत जो हमें सफल बनाती है वो है प्रोएक्टिव होना। अब प्रोएक्टिव होने का मतलब क्या है? ये सिर्फ एक्टिव होना नहीं है, बल्कि इसका गहरा मतलब है जिम्मेदारी लेना, हालात के पीछे छुपना नहीं, और ये समझना कि हम अपने फैसलों के खुद मालिक हैं। रिएक्टिव वर्सेस प्रोएक्टिव थिंकिंग। रिएक्टिव लोग कहते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे गुस्सा आ गया क्योंकि उसने ऐसा किया, मेरी किस्मत ही खराब है। प्रोएक्टिव लोग कहते हैं, मैं अपने समय को कैसे मैनेज करूं, मैं हालात पर कैसे प्रतिक्रिया दूं कि शांति बनी रहे, मेरी जिम्मेदारी है, मैं बदलाव ला सकता हूं। कवे बताते हैं कि प्रोएक्टिव व्यक्ति अपनी सोच, भाषा और फैसलों से दूसरों से अलग नजर आता है। वह खुद को एक क्रिएटर मानता है, न कि किसी और का रिएक्शन। सर्कल ऑफ कंसर्न वर्सेस सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस कवे एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट बताते हैं, सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। कंसर्न, इसमें वे चीज़ें आती हैं जिनकी हमें चिंता है, जैसे मौसम, सरकार, दूसरों का व्यवहार। इन्फ्लुएंस, इसमें वो चीज़ें आती हैं जिन पर हमारा असर पड़ सकता है, जैसे हमारी आदतें, सोच, शब्द और कर्म। प्रोएक्टिव लोग अपनी एनर्जी सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर लगाते हैं, जिससे उनका प्रभाव बढ़ता है। रिएक्टिव लोग सर्कल ऑफ कंसर्न में फंसे रहते हैं, जिससे वे कमज़ोर और नेगेटिव हो जाते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्स प्लस एबिलिटी, 8 से 10 मिनट। कवि एक शब्द को नए नज़रिए से पेश करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्स प्लस एबिलिटी, यानी हमारे पास परिस्थिति को देखकर जवाब देने की क्षमता है। हम परिस्थिति के शिकार नहीं, बल्कि उसके निर्माता हो सकते हैं। प्रोएक्टिव होना मतलब है अपने शब्दों में मैं कर सकता हूं लाना। अगर ऐसा हुआ तो मैं ऐसा करूंगा जैसी प्लानिंग करना, बहाने नहीं, समाधान सोचना। स्टीफन कोवी एक सच्ची कहानी बताते हैं। एक युद्धबंदी, प्रिजनर ऑफ वॉर, जो जेल में सालों तक बंद रहा, लेकिन उसने अपना समय खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाने में लगाया। जब वह बाहर आया तो उसने कहा, उन्होंने मेरे शरीर को कैद किया, लेकिन मेरी सोच और प्रतिक्रिया की आज़ादी मेरे पास थी। यही है प्रोएक्टिविटी की असली ताकत। तो अब सवाल ये है, आपकी सोच कितनी प्रोएक्टिव है? क्या आप अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर हैं या कोई और स्टीयरिंग पकड़े बैठा है? और अगर आप ये बदलना चाहते हैं तो अगली आदत आपको सिखाएगी कि कैसे अपनी जिंदगी को एक स्पष्ट दिशा दें, शुरुआत से ही अंत को देखकर। तो अगले चैप्टर में मिलते हैं हैबिट 2 के साथ। दूसरा अध्याय, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करो। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं जिंदगी में जा कहाँ रहा हूं? हम सभी दौड़ तो रहे हैं, पर किस मंजिल की ओर? स्टीफन कोवे इस अध्याय में हमें एक ऐसी मानसिक शक्ति सिखाते हैं जो आपकी लाइफ को सिर्फ चलने नहीं, बल्कि एक दिशा में उड़ने में मदद करेगी। सोचिए, अगर आपकी खुद की श्रद्धांजलि सभा हो रही हो। कवे इस चैप्टर की शुरुआत एक पावरफुल इमेजिनेशन से करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप अपनी ही अंतिम यात्रा, फ्यूनरल में शामिल हैं। वहां आपके दोस्त, परिवार, सहकर्मी और समाज के लोग आपको याद कर रहे हैं। अब सोचिए, वे आपके बारे में क्या कह रहे हैं? क्या वे कहेंगे कि आप दयालु थे? क्या आप प्रेरणा स्रोत थे? क्या आपने समाज को कुछ दिया? अब सोचिए, क्या आप वैसे जी रहे हैं जैसा आप याद किए जाना चाहते हैं? मंजिल का नक्शा, पर्सनल मिशन स्टेटमेंट। जब आप कार चलाते हैं तो गूगल मैप्स में मंजिल डालते हैं, तभी रास्ता मिलता है। इसी तरह जिंदगी में भी हमें चाहिए एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट, यानी एक स्पष्ट विचार कि मैं कौन हूं, क्या करना चाहता हूं और क्यों करना चाहता हूं। कवे कहते हैं, हर चीज 2 बार बनती है, पहले दिमाग में, फिर असलियत में। यानी पहले अपने सपनों को मन में क्लैरिटी के साथ देखो, फिर उन्हें एक्शन से पूरा करो। नेतृत्व बनाम प्रबंधन, 7:30 से
9:30 तक। कवे एक और जबरदस्त बात कहते हैं, प्रबंधन मैनेजमेंट सीढ़ी को दीवार पर चढ़ाने जैसा है। नेतृत्व लीडरशिप ये तय करता है कि सीढ़ी सही दीवार पर लगी भी है या नहीं। हम कई बार मेहनत करते हैं पर दिशा गलत होती है। हैबिट 2 हमें यही सिखाती है, पहले दिशा सही करो फिर रफ्तार बढ़ाओ। जीवन के 4 केंद्र और हमारी प्राथमिकताएं। कवि बताते हैं कि ज्यादातर लोग इन 4 चीजों में से किसी एक को केंद्र बना लेते हैं। 1 पैसा, 2 रिश्ते, 3 काम, 4 खुद का सुख। लेकिन असली प्रभावशाली लोग अपने जीवन का केंद्र बनाते हैं मूल्य, वैल्यूज और सिद्धांत, प्रिंसिपल्स। यही स्थायित्व और संतुलन देते हैं। एक सीईओ दिन रात कंपनी को सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा रहा था, लेकिन एक दिन उसकी बेटी ने पूछा, पापा क्या आपके लिए मैं उतनी ही जरूरी हूं जितना आपका काम? वो सवाल उसके जीवन का रुख बदल गया। कवि कहते हैं, सक्सेस से ज्यादा जरूरी है सही दिशा में सक्सेस। अब आप खुद से पूछिए, क्या मैं वो जीवन जी रहा हूं जिसे मैं वाकई जीना चाहता हूं या जो दुनिया मुझसे चाहती है? और अगर जवाब नहीं है तो अगली आदत आपका इंतजार कर रही है, जहां आप जानेंगे कैसे जिंदगी में सिर्फ सोचने से नहीं बल्कि सही एक्शन लेने से बदलाव आता है। अगले चैप्टर में मिलते हैं। हैबिट 3 फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। चैप्टर 3 फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पहले सबसे जरूरी काम करो। स्टीफन कवे की तीसरी आदत। क्या आप दिन भर व्यस्त रहते हैं लेकिन फिर भी दिन के अंत में ऐसा लगता है कि कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं किया? क्या जिंदगी में बार बार जरूरी काम टल जाते हैं और फालतू चीजों में समय निकल जाता है? स्टीफन कोवे हमें सिखाते हैं कि सिर्फ मेहनत काफी नहीं है, सही चीजों पर मेहनत जरूरी है। और यही है हैबिट 3 की शक्ति, प्रायोरिटी बेस्ड लिविंग। सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं, लाइफ मैनेजमेंट। कवे कहते हैं कि थर्ड हैबिट सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं सिखाती बल्कि सेल्फ मैनेजमेंट सिखाती है। आप जानते हैं क्या करना है। हैबिट 1 आप जानते हैं क्यों करना है। हैबिट 2 अब हैबिट 3 सिखाती है कैसे सही समय पर सही काम करना है। कवे का टाइम मैट्रिक्स, 4 क्वाड्रेंट्स। स्टीफन कवे 4 प्रकार के कामों को समझाते हैं। 1 महत्वपूर्ण और अर्जेंट, इंपॉर्टेंट प्लस अर्जेंट, जैसे डेडलाइन, इमरजेंसी, परीक्षा की रात की पढ़ाई। 2 महत्वपूर्ण लेकिन अर्जेंट नहीं, इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, जैसे हेल्थ, रिलेशनशिप, स्किल्स, प्लानिंग। 3 गैर महत्वपूर्ण लेकिन अर्जेंट, नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट, जैसे फालतू मीटिंग्स, कॉल्स, दूसरों के काम। 4 ना तो महत्वपूर्ण ना अर्जेंट, नॉट इंपॉर्टेंट प्लस नॉट अर्जेंट, जैसे नेटफ्लिक्स बिंज, इंस्टाग्राम स्क्रोलिंग, बेवजह गॉसिप। प्रभावशाली लोग ज़्यादातर समय क्वाड्रेंट 2 में बिताते हैं, यानी उन कामों में जो महत्वपूर्ण हैं लेकिन अर्जेंट नहीं। यही प्रिवेंटिव जोन है, जहां हम जिंदगी को रिएक्ट नहीं बल्कि प्लान करते हैं। ना कहने की ताकत। कवे कहते हैं, अगर आप सबसे पहले ज़रूरी चीज़ों को नहीं चुनते तो गैर ज़रूरी चीज़ें आपके लिए चुन ली जाएंगी। इसलिए सफल लोग दूसरों को ना कहने से नहीं डरते, क्योंकि वो जानते हैं कि हर हाँ के पीछे एक ना छुपा है। उनके पास एक साफ विजन होता है, हैबिट 2, और उसी के हिसाब से वो अपने करने और ना करने की सूची बनाते हैं। बिग रॉक्स थियरी। कवे एक शानदार उदाहरण देते हैं। एक जार में पहले अगर छोटे पत्थर, छोटी प्राथमिकताएं डाल दो तो बड़े पत्थर, जरूरी चीजें नहीं आ पाते। लेकिन अगर पहले बड़े पत्थर डालो तो छोटे पत्थर बीच की जगहों में समा जाते हैं। सीख, पहले अपनी जिंदगी के बिग रॉक्स चुनो। हेल्थ, फैमिली, करियर गोल्स, पर्सनल ग्रोथ, बाकी चीजें अपने आप एडजस्ट हो जाएंगी। पर्सनल मैनेजमेंट टूल्स। कवे कहते हैं, कैलेंडर और टू डू लिस्ट से ज्यादा जरूरी है कि आप खुद से पूछें, मेरी टॉप प्रायोरिटीज क्या हैं? क्या मैं उन्हीं पर फोकस कर रहा हूं? इफेक्टिव लोग सप्ताह की शुरुआत में ही सोचते हैं कि उन्हें क्या हासिल करना है और फिर उसी के हिसाब से दिन तय करते हैं। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं हर दिन वही काम कर रहा हूं जो मुझे मेरे सपनों के करीब ला रहे हैं, या सिर्फ व्यस्त रहने का दिखावा कर रहा हूं? और अगर आप जानना चाहते हैं कि सिर्फ अकेले काम करके नहीं बल्कि टीम वर्क और दूसरों के साथ तालमेल बनाकर कैसे और ज़्यादा सफल हुआ जा सकता है, तो अगले चैप्टर में मिलिए हैबिट 4 से, थिंक विन विन। चौथी कक्षा, सोचो जीत मेरी भी तेरी भी, जीवन कोई मुकाबला नहीं,
ये साझेदारी है जब आप किसी से बात करते हैं, किसी मीटिंग में होते हैं या किसी रिश्ते में होते हैं। क्या आपके दिमाग में यह विचार आता है कि मुझे ये बहस जीतनी है या मुझे इस रिश्ते में बेहतर साबित होना है? अक्सर हमारा ध्यान सिर्फ अपनी जीत पर होता है। समाज ने हमें यह सिखाया है कि सफलता का मतलब है दूसरों से आगे निकलना, चाहे इसके लिए किसी को हराना ही क्यों न पड़े। हम जिंदगी को जीरो सम गेम की तरह देखने लगते हैं, जहां अगर मैं जीतूंगा तो कोई और हारेगा। लेकिन स्टीफन कवी हमें एक अलग सोच सिखाते हैं। वह कहते हैं कि सच्ची सफलता तब आती है जब आप यह सोचते हैं, मैं भी जीतूं और सामने वाला भी। यह है विन विन मेंटेलिटी, यानी ऐसी सोच जहां हर कोई फायदे में हो। यह सोच सिर्फ रिश्तों को नहीं सुधारती, बल्कि एक व्यक्ति के चरित्र, नेतृत्व क्षमता और आत्मिक विकास का प्रतीक भी बन जाती है। प्रतिस्पर्धा से सहयोग की ओर हमारा समाज शुरू से ही प्रतिस्पर्धा की भावना को प्रोत्साहित करता है। क्लास में पहले आओ, अपने दोस्तों से बेहतर बनो, दूसरों से आगे निकलो। ये सोच हमें कंपैरिजन की ओर धकेलती है, जहां हम खुद को दूसरों से तौलते हैं, उनके नंबरों से, पैसे से, रिश्तों से, सफलता से। लेकिन कवे कहते हैं कि सच्चा लीडर वो होता है जो दूसरों को पीछे नहीं छोड़ता, बल्कि उन्हें ऊपर उठाकर खुद भी आगे बढ़ता है। विन विन का मतलब कोई समझौता नहीं होता। ये न तो मैं जीतूं तुम हारो है, और न ही चलो ठीक है मैं हार जाता हूं ताकि तुम खुश रहो। बल्कि विन विन का मतलब है हम मिलकर ऐसा समाधान निकालें जिससे दोनों को फायदा हो, दोनों की जरूरतें पूरी हों और किसी को भी अपनी आत्मा से समझौता न करना पड़े। 6 ह्यूमन इंटरैक्शन पैराडाइम्स, इंसानी सोच के 6 फ्रेमवर्क। स्टीफन कवी ने इंसानी सोच और व्यवहार के 6 प्रमुख पैटर्न बताए हैं जिनसे हम किसी भी रिश्ते या बातचीत में ऑपरेट करते हैं। 1 विन लूज, मुझे जीतना है चाहे तुम हार जाओ। ये सोच उन लोगों की होती है जो ताकत, पावर या कंट्रोल से चलते हैं। ये आक्रामकता पैदा करती है। 2 लूज विन, कोई बात नहीं मैं हार जाऊंगा ताकि तुम खुश रहो। यह सोच आत्मसम्मान की कमी और दूसरों को खुश रखने की जरूरत से आती है। लंबे समय में यह दुख और कुंठा का कारण बनती है। 3 लूज लूज, अगर मैं नहीं जीत सकता तो कोई नहीं जीतेगा। यह सोच ईर्ष्या, बदला या गुस्से से पैदा होती है, दूसरों को गिराने के चक्कर में खुद को भी नुकसान पहुंचाना। 4 विन, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम जीते या हारे, मुझे तो बस अपना फायदा चाहिए। ये सोच स्वार्थी है और लंबे समय तक किसी रिश्ते को टिकाऊ नहीं बना सकती। 5 विन विन, चलो कुछ विन विन और नो डील। अगर हम दोनों को फायदा नहीं हो रहा तो ये सौदा ही नहीं होना चाहिए। ये सबसे मैच्योर सोच है। ये हमें मजबूर नहीं करती कि हर बार समझौता करें, बल्कि कहती है कि हम तब तक कुछ न करें जब तक दोनों पक्ष संतुष्ट न हो। विन विन की 3 जड़ें सोच नहीं, ये एक चरित्र है। विन विन एक नैतिक सोच है जिसकी गहराई 3 स्तरों में पाई जाती है। 1 कैरेक्टर, चरित्र, अपनी पहचान और मूल्य की स्पष्टता, दूसरों की वैल्यू को पहचानना, अपनी खुद की आत्मिक सुरक्षा और परिपक्वता विकसित करना। अगर आपके अंदर असुरक्षा या ईगो ज्यादा है तो आप दूसरों की जीत को खतरे की तरह देखेंगे, लेकिन अगर आपका चरित्र मजबूत है तो आप दूसरों की जीत से डरेंगे नहीं। 2 रिलेशनशिप्स, रिश्ते, विन विन तभी संभव है जब रिश्तों में भरोसा हो, और भरोसा तब बनता है जब हम कंसिस्टेंट, ईमानदार और खुले हों लोग। तभी आपके साथ विन विन की सोच रखेंगे जब उन्हें लगेगा कि आप उनके साथ न्याय और समझदारी से पेश आते हैं। 3 अग्रीमेंट्स, समझौते, स्पष्ट उम्मीदें, साझा लक्ष्य और पारस्परिक लाभ। जब संवाद इस तरह स्ट्रक्चर्ड होता है तो गलतफहमियां कम होती हैं और सब लोग ओनरशिप लेते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, स्कूल का प्रोजेक्ट। सोच का असर व्यवहार पर कल्पना कीजिए कि 2 छात्र मिलकर कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं। पहला छात्र चाहता है कि वह सारा नियंत्रण अपने हाथ में रखे, दूसरा कहता है जो कहोगे वही करूंगा। इस स्थिति में या तो एक को निराशा होगी या दूसरा हावी हो जाएगा। ऐसा असंतुलन लंबे समय तक नहीं टिकता। लेकिन अगर दोनों छात्र विन विन सोच अपनाएं तो क्या होगा? वे बैठेंगे, बातचीत करेंगे, एक दूसरे की ताकतों और कमजोरियों को समझेंगे, एक साझा योजना बनाएंगे जिसमें दोनों को अपनी क्षमताओं को दिखाने का मौका मिले। यह न केवल प्रोजेक्ट को सफल बनाएगा, बल्कि दोनों के आत्मसम्मान और रिश्ते को भी
मजबूत करेगा। विन विन सोच कैसे अपनाएं? अभ्यास से आदत बनती है। विन विन कोई जादू नहीं, बल्कि एक सीखी जाने वाली कला है। इसे अपनाने के लिए आपको इन बातों पर काम करना होगा। तुलना की बजाय सहयोग चुनें। दूसरों से बेहतर बनने के चक्कर में न पड़े, बल्कि उनसे बेहतर मिलकर कुछ बनाने की सोचें। शॉर्ट टर्म फायदे नहीं, लॉन्ग टर्म रिश्तों की सोचें। असली जीत रिश्तों में होती है, नतीजों में नहीं। दूसरों की ज़रूरतों को समझें। केवल अपनी स्थिति से चीज़ों को न देखें, सामने वाले की भावनाओं और उम्मीदों को भी समझें। हाउ कैन वी बोथ बेनिफिट? यही सवाल हर बातचीत की शुरुआत होना चाहिए। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपनी ज़िंदगी में, अपने रिश्तों में, अपनी बातचीत में विन विन सोच रखता हूँ, या मैं हमेशा सिर्फ अपनी जीत की सोचता हूँ? और यह भी सोचिए, क्या सिर्फ सोचने से रिश्ते अच्छे बनते हैं, या फिर हमें सुनना, समझना और एम्पैथी दिखाना भी ज़रूरी होता है? यही सवाल आपको अगले अध्याय की ओर ले जाएगा, जहां हम सीखेंगे हैबिट 5, पहले समझो फिर समझाए जाओ। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। चैप्टर 5, पहले समझो फिर समझाओ। हम में से ज़्यादातर लोग सुनते नहीं हैं। हम जवाब देने के लिए रुकते हैं, समझने के लिए नहीं। कवे कहते हैं, सबसे बड़ी कम्युनिकेशन की गलती है सुनना नहीं, बल्कि ये मान लेना कि हमने सुन लिया। हैबिट्स 1 से 4 तक हमने खुद को बेहतर बनाया। अब हैबिट 5 से हम सीखते हैं कि दूसरों के साथ गहरा, असरदार और सच्चा संबंध कैसे बनाया जाए। कम्युनिकेशन का असली मकसद हर रिश्ता, चाहे वो पति पत्नी का हो, दोस्ती का, ऑफिस का या क्लाइंट से, एक जगह आकर टूटता है, और वो है गलतफहमी। कवि कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको गहराई से समझे, तो पहले उसे गहराई से समझिए। यानी पहले एम्पैथी, फिर एक्सप्रेशन। एम्पैथिक लिसनिंग, सुनो, महसूस करो, समझो। कवे 4 लेवल्स की लिसनिंग बताते हैं। 1, इग्नोरिंग, मतलब पूरी तरह अनदेखा करन दो। प्रिटेंड लिसनिंग, दिखावा करना जैसे सुन रहे हैं। 3, सिलेक्टिव लिसनिंग, सिर्फ वो सुनना जो हमें चाहिए। 4, अटेंटिव लिसनिंग, ध्यान देकर सुनना, लेकिन सबसे ऊपर होता है। 5, एम्पैथिक लिसनिंग, जब आप दिल और दिमाग दोनों से सुनते हो। एम्पैथिक लिसनिंग का मतलब है दूसरे के नज़रिए से उसकी बात को समझना, बिना जजमेंट, बिना जवाब तैयार किए। एग्जाम्पल, टीन लेगर और पेरेंट्स का कॉमन फाइट। माँ बाप कहते हैं, तू हमें सुनता ही नहीं। टीन कहता है, आप मेरी फीलिंग्स कभी समझते ही नहीं। कवे कहते हैं, अगर एक बार माँ बाप एम्पैथी से सुने, बिना टोके, तो बच्चा खुद ही खोलकर सब बता देगा। प्रॉब्लम ज़्यादातर बार बात नहीं होती, बल्कि बात ना सुनी जाने की होती है। वाई एम्पैथिक लिसनिंग वर्क्स? सामने वाले को लगता है कि उसकी बात की कद्र हो रही है, वो ज़्यादा खुलता है, और आप दोनों के बीच ट्रस्ट गहरा होता है। अब जब आप अपनी बात रखते हैं, तो वह भी ओपन माइंड से सुनता है। कवे इसे कहते हैं इमोशनल बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करना। जब आप समझते हैं, तब आपकी बात सुनी जाती है। कवे हमें ये सिखाते हैं कि पहले अगर आप गहराई से समझते हैं, तो फिर जब आप बोलते हैं, तो आपकी बात सीधी दिल तक जाती है, क्योंकि अब आपका मकसद केवल तर्क नहीं, संबंध बनाना है। अप्लाई करें। अगली बातचीत में, अगली बार जब कोई दोस्त, पार्टनर या कलीग आपसे कुछ शेयर कर, उन्हें इंटरप्ट मत कीजिए, सलाह मत दीजिए। बस पूछिए और सुनिए, तुम्हें कैसा लगा? फिर दोहराइए, तुम्हारा मतलब ये था, है ना? बस इतना ही काफ़ी होता है दूसरों का दिल जीतने के लिए। अब आप खुद से पूछिए, क्या मैं सच में लोगों को समझता हूँ, या बस जवाब देने के लिए सुनता हूँ? और सोचिए, अगर समझना इतनी ताकतवर चीज़ है, तो क्या यह काफ़ी है, या फिर यह ज़रूरी है कि अब हम मिलकर समस्याओं का समाधान भी तलाशें, जहाँ कोई हार ना हो, कोई टकराव ना हो? इसके लिए मिलते हैं अगली आदत में। हैबिट 6, सिनर्जाइज, मिलकर बड़ा हासिल करो। चैप्टर 6, सिंगराइज, मिलकर ऐसा हासिल करो जो अकेले कभी मुमकिन नहीं था। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब 2 या 2 से अधिक लोग अपनी अलग अलग सोच, अनुभव और दृष्टिकोण लेकर साथ आते हैं, और अगर वो सही माहौल में खुलकर संवाद करें, तो ऐसा कुछ रच सकते हैं जो किसी एक व्यक्ति के लिए कभी संभव नहीं था? स्टीफन कवे इस जादू को सिनर्जी कहते हैं। उनका कहना है, 1 + 1 = 3 या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, अगर आप सही तरीके से साथ काम करें। यानी
जब दो इंसान मिलकर किसी समस्या पर सोचते हैं और मिलकर समाधान निकालते हैं तो वो परिणाम उनके व्यक्तिगत योगदान से कहीं अधिक शक्तिशाली हो सकता है। ये केवल जोड़, एडिशन नहीं होता, ये गुणन, मल्टीप्लिकेशन का असर होता है। इस पूरे विचार की जड़ में यह विश्वास है कि सहयोग में छुपी ताकत कोई साधारण बात नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्मेशनल होती है। सिनर्जी क्या है? सिनर्जी का मूल अर्थ है सारा ज्यादा है उसके हिस्सों की कुल संख्या से, यानी कुल योग उसके हिस्सों के साधारण जोड़ से कहीं अधिक होता है। ये विचार दर्शाता है कि जब अलग अलग लोग अपने विशिष्ट गुण, दृष्टिकोण और सोच के साथ मिलकर किसी चीज पर काम करते हैं तो उनका सामूहिक परिणाम कहीं अधिक रचनात्मक, प्रभावशाली और टिकाऊ होता है। एक अच्छी टीम में हर सदस्य कुछ नया लेकर आता है, कोई अपनी तर्क शक्ति, कोई अपनी संवेदनशीलता, तो कोई अपनी दूरदर्शिता। सिनर्जी का मतलब है उन सबको साथ जोड़ना, न कि किसी एक विचार को सबसे ऊपर रखना। डिफरेंस को सेलिब्रेट करना सीखो। हम अक्सर यह गलती करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति हमारी तरह नहीं सोचता तो हम उसे गलत समझ बैठते हैं। स्टीफन कोवी हमें यह सिखाते हैं कि सच्चे प्रभावशाली लोग इन डिफरेंसेस को डर या खतरा नहीं मानते बल्कि उन्हें अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं। डिफरेंस इज नॉट वीकनेस, इट्स पावर। मतलब यह है कि हर किसी के नज़रिए में एक संभावना छुपी होती है। हो सकता है जो कोण आप नहीं देख पा रहे, कोई दूसरा उसे बड़ी साफगोई से देख रहा हो। और अगर आप उस दृष्टिकोण को समझने के लिए खुले दिमाग से तैयार हैं तो आपकी सोच और समाधान की शक्ति बढ़ सकती है। इफेक्टिव सिनर्जी तब होती है जब हम अपने ईगो को एक तरफ रख पाते हैं। हम सिर्फ सही साबित होने की कोशिश नहीं करते, हम दूसरों की बात को जेन्युइनली सुनते और समझते हैं। हम सोचते हैं सिर्फ मैं नहीं, हम क्या कर सकते हैं। नेचर में सिनर्जी सबसे बड़ी मिसाल स्टीफन कवी प्रकृति से एक अद्भुत उदाहरण लाते हैं, रेडवुड ट्रीज का। ये पेड़ 300 फीट से भी अधिक ऊंचे होते हैं लेकिन फिर भी तेज हवाओं में स्थिर खड़े रहते हैं। उनकी ताकत उनके जड़ों में है। ये जड़ें एक दूसरे से इंटरलॉक होती हैं, यानी वे अकेले खड़े नहीं होते, वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इसी आपसी कनेक्शन के कारण ये विशाल पेड़ हर तूफान को झेल सकते हैं। यही असली सिनर्जी है, दूसरों से जुड़ना, साथ खड़ा होना और एक दूसरे की ताकत बन जाना। क्रिएटिव कोऑपरेशन सिनर्जी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, टीम या रिश्ते में तभी उत्पन्न हो सकती है जब वहाँ एक ऐसा सेफ एनवायरनमेंट हो जहाँ हर व्यक्ति अपनी बात निडर होकर रख सके। ये तभी होता है जब हम मैं बनाम तुम की मानसिकता छोड़कर यह सोचें हम दोनों मिलकर क्या नया बना सकते हैं। कवे इस बात पर जोर देते हैं कि डिफरेंसेस को सिर्फ सहन न करें, अप्रिशिएट करें, क्योंकि जहाँ मतभेद हैं वहीं से नई सोच, नई एनर्जी और इनोवेशन निकलती है। कॉन्फ्लिक्ट से डरना नहीं चाहिए। अगर उसे सही दिशा में चैनल किया जाए तो वो असाधारण सॉल्यूशंस को जन्म दे सकता है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, टीम प्रोजेक्ट या फैमिली डिस्कशन। कल्पना कीजिए एक टीम है जिसमें अलग अलग लोग हैं। कोई तार्किक सोच वाला, लॉजिकल, कोई भावनात्मक रूप से गहराई से सोचने वाला, इमोशनल, कोई भविष्य की तस्वीर सोचने वाला, विजनरी। अगर ये सब अपनी सोच थोपने लगे तो सिर्फ बहस और टकराव होगा। लेकिन अगर सब एक कॉमन उद्देश्य को केंद्र में रखकर काम करें और एक दूसरे की थिंकिंग स्टाइल को समझें तो जो सॉल्यूशन बनेगा वह किसी एक व्यक्ति की सोच से कहीं बेहतर होगा। यही है सिनर्जी का जादू, कोलैबोरेशन से क्रिएटिविटी का जन्म। सिनर्जी कैसे शुरू करें? स्टीफन कोवे के अनुसार सिनर्जी कोई अचानक पैदा हो जाने वाला चमत्कार नहीं है। ये एक माइंडसेट है, एक अभ्यास है जो रोजमर्रा के जीवन में विकसित किया जा सकता है। शुरुआत इन बातों से करें। 1. समझने की कोशिश करें। जज करने से पहले हर व्यक्ति की सोच उसके अनुभव से आती है, उसे समझने की कोशिश करें। 2. बातचीत में क्यूरियोसिटी लाएं। ईगो नहीं, हमेशा सीखने की दृष्टि से सुने, न कि बहस जीतने के इरादे से। 3. डिफरेंसेस को दबाएं नहीं, एक्सप्लोर करें। मतभेदों में नई संभावना छुपी होती है, उसे तलाशें। 4. फैसिलिटेटर बने, कंट्रोलर नहीं, बातचीत को निर्देशित करें, हावी होने की कोशिश नहीं। एक सोचने वाला सवाल, अब खुद से यह सवाल पूछिए, क्या मैं हर डिस्कशन में जीतने की कोशिश करता हूं या मिलकर कुछ नया बनाने की?
और अगर मिलकर कुछ बड़ा बनाना ही असली ताकत है तो सवाल ये भी उठता है, क्या मेरी अपनी सोच, भावनाएं और स्किल्स इस लायक हैं कि मैं दूसरों के साथ मिलकर काम कर सकूं? अगर जवाब नहीं है तो घबराने की बात नहीं। स्टीफन कवे कहते हैं कि अब समय है खुद को तराशने का, निखारने का। हैबिट 7 शार्पन द सॉ, सेल्फ रिन्यूअल की आदत में हम यही सीखेंगे। खुद को लगातार कैसे बेहतर बनाएं ताकि हम दूसरों के साथ बेहतर तालमेल बिठा सकें। अगर ये सब अपनी सोच थोपने लगे तो सिर्फ बहस और टकराव होगा, लेकिन अगर सब एक कॉमन उद्देश्य को केंद्र में रखकर काम करें और एक दूसरे की थिंकिंग स्टाइल को समझें तो जो सॉल्यूशन बनेगा वह किसी एक व्यक्ति की सोच से कहीं बेहतर होगा। यही है सिनर्जी का जादू, कोलैबोरेशन से क्रिएटिविटी का जन्म। सिनर्जी कैसे शुरू करें? स्टीफन कोवे के अनुसार सिनर्जी कोई अचानक पैदा हो जाने वाला चमत्कार नहीं है। ये एक माइंडसेट है, एक अभ्यास है जो रोजमर्रा के जीवन में विकसित किया जा सकता है। शुरुआत इन बातों से करें। 1. समझने की कोशिश करें। जज करने से पहले हर व्यक्ति की सोच उसके अनुभव से आती है, उसे समझने की कोशिश करें। 2. बातचीत में क्यूरियोसिटी लाएं। ईगो नहीं, हमेशा सीखने की दृष्टि से सुने, न कि बहस जीतने के इरादे से। 3. डिफरेंसेस को दबाएं नहीं, एक्सप्लोर करें। मतभेदों में नई संभावना छुपी होती है, उसे तलाशें। 4. फैसिलिटेटर बने, कंट्रोलर नहीं, बातचीत को निर्देशित करें, हावी होने की कोशिश नहीं। एक सोचने वाला सवाल, अब खुद से यह सवाल पूछिए, क्या मैं हर डिस्कशन में जीतने की कोशिश करता हूं या मिलकर कुछ नया बनाने की? और अगर मिलकर कुछ बड़ा बनाना ही असली ताकत है तो सवाल ये भी उठता है, क्या मेरी अपनी सोच, भावनाएं और स्किल्स इस लायक हैं कि मैं दूसरों के साथ मिलकर काम कर सकूं? अगर जवाब नहीं है तो घबराने की बात नहीं। स्टीफन कवे कहते हैं कि अब समय है खुद को तराशने का, निखारने का। हैबिट 7 शार्पन द सॉ, सेल्फ रिन्यूअल की आदत में हम यही सीखेंगे। खुद को लगातार कैसे बेहतर बनाएं ताकि हम दूसरों के साथ बेहतर तालमेल बिठा सकें। चैप्टर 7, खुद को रोज निखारो, तरोताज़ा करो। परिचय। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, एक लकड़हारा सुबह से शाम तक 6 घंटे बिना रुके पेड़ काटने में जुटा है। उसका पसीना बह रहा है, मेहनत पूरी लगन से हो रही है, लेकिन उसकी कुल्हाड़ी वो पूरी तरह से कुंद हो चुकी है। अब अगर कोई उससे कहे, भाई रुक जाओ, पहले अपनी कुल्हाड़ी को तेज कर लो फिर काम शुरू करो, तो वो जवाब देता है, अरे मेरे पास समय कहाँ है, मुझे तो पेड़ काटने हैं। स्टीफन कोवे कहते हैं कि यही गलती हम अपनी जिंदगी में बार बार दोहराते हैं। हम अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ में इतने उलझ जाते हैं, काम की जिम्मेदारियां, परिवार की ज़रूरतें, दूसरों की अपेक्षाएं, कि खुद को पूरी तरह भूल जाते हैं। हम अपने शरीर, दिमाग, भावनाओं और आत्मा की देखभाल को टालते रहते हैं, यह सोचकर कि अभी तो समय नहीं है। लेकिन सच तो यह है कि अगर हम खुद को समय नहीं देंगे तो हमारी कुल्हाड़ी यानी हमारी ऊर्जा, प्रेरणा और क्षमता धीरे धीरे कुंद होती जाएगी। इसीलिए कवे की 7वीं आदत शार्पन द सॉ हमें सिखाती है कि हमें खुद को लगातार नवीनीकरण, रिन्यू करना होगा। यह आदत हमें रुकने, रिचार्ज करने और अपने जीवन के हर पहलू को तरोताज़ा करने की प्रेरणा देती है। ये न सिर्फ एक आदत है बल्कि बाकी सभी 6 आदतों को जीवित रखने का आधार है। 4 आयामों में नवीनीकरण, इंसान को संपूर्ण बनाने वाले पहलू 2 बजे से 6 बजे। कवे के अनुसार शार्पन द सॉ का मतलब केवल जिम में पसीना बहाना या छुट्टी लेकर आराम करना नहीं है। ये एक समग्र प्रक्रिया है जिसमें हमें अपने जीवन के 4 मुख्य आयामों शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक पर ध्यान देना होता है। ये चारों आयाम मिलकर हमें एक संपूर्ण इंसान बनाते हैं। अगर इनमें से किसी एक की भी उपेक्षा होती है तो हमारा जीवन असंतुलित हो जाता है। आइए इन चारों आयामों को विस्तार से समझते हैं। शारीरिक नवीनीकरण, अपने शरीर को मजबूत बनाएं। सुबह 6 बजे से, सुबह 8 बजे से, सुबह 10 बजे से। हमारा शरीर हमारी आत्मा और दिमाग का मंदिर है। अगर शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान नहीं है तो हमारी बाकी सभी कोशिशें फीकी पड़ने लगती हैं। कवि कहते हैं कि शारीरिक नवीनीकरण का मतलब है अपने शरीर को वो पोषण, देखभाल और व्यायाम देना जो इसे लंबे समय तक स्वस्थ और सक्रिय रखे। क्या करें?
नियमित व्यायाम, रोज कम से कम 30 मिनट का व्यायाम करें, चाहे वह तेज चलना हो, योग हो या जिम में वर्कआउट। ये न केवल आपके शरीर को मजबूत करता है बल्कि तनाव को भी कम करता है। पौष्टिक आहार, जंक फूड और प्रोसेस्ड खाने को कम करें। ताजे फल, सब्जियां, प्रोटीन और संतुलित आहार लें। अपने शरीर को वो ईंधन दें जो इसे ऊर्जा दे, न कि सुस्ती। पर्याप्त नींद, रात को 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लें। नींद की कमी आपके मूड, एकाग्रता और उत्पादकता को बुरी तरह प्रभावित करती है। हाइड्रेशन, दिन भर पर्याप्त पानी पिए। यह आपके शरीर को डिटॉक्स करने और तरोताज़ा रखने में मदद करता है। क्यों ज़रूरी है? अगर आपका शरीर थका हुआ, कमज़ोर या बीमार है तो आपका दिमाग साफ नहीं सोच सकता, आपकी भावनाएं अस्थिर हो सकती हैं और आपका आध्यात्मिक जुड़ाव भी कमज़ोर पड़ सकता है। एक स्वस्थ शरीर ही बाकी आयामों के लिए मजबूत नींव तैयार करता है। 2. मानसिक नवीनीकरण। अपने दिमाग को तेज और रचनात्मक बनाएं। हमारा दिमाग हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यह हमें समस्याओं को हल करने, नए विचारों को जन्म देने और जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देता है। लेकिन अगर हम इसे पोषण नहीं देंगे तो यह सुस्त और नीरस हो जाएगा। कवि कहते हैं कि मानसिक नवीनीकरण का मतलब है अपने दिमाग को लगातार तेज करना, नई चीजें सीखना और रचनात्मकता को बढ़ावा देना। क्या करें? पढ़ाई और सीखना। हर दिन कुछ नया पढ़ें, चाहे वह किताब हो, लेख हो या कोई नई स्किल। उदाहरण के लिए, अगर आप प्रोफेशनल हैं तो अपनी फील्ड से जुड़ी नई तकनीक या ट्रेंड्स सीखें। स्क्रीन टाइम कम करें। सोशल मीडिया और बेमतलब स्क्रॉलिंग में समय बर्बाद करने की बजाय कुछ ऐसा करें जो आपके दिमाग को चुनौती दे, जैसे पजल्स सॉल्व करें, शतरंज खेलें या कोई नया शौक अपनाएं। लिखना, अपने विचारों को डायरी में लिखें। यह आपके दिमाग को स्पष्टता देता है और रचनात्मकता को बढ़ाता है। नई स्किल्स, कोई नई भाषा सीखें, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना शुरू करें या कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट शुरू करें। क्यों ज़रूरी है? कवि का कहना है, जो दिमाग हर दिन कुछ नया ग्रहण करता है वो कभी बूढ़ा नहीं होता। एक तेज और सक्रिय दिमाग आपको बेहतर निर्णय लेने, समस्याओं को हल करने और जीवन में प्रगति करने में मदद करता है। 3. सामाजिक भावनात्मक नवीनीकरण। रिश्तों और भावनाओं को संतुलित करें। हम इंसान सामाजिक प्राणी हैं। हमारे रिश्ते और भावनाएं हमारी जिंदगी को अर्थ और खुशी देते हैं। लेकिन अगर हम अपने रिश्तों को समय नहीं देते या अपनी भावनाओं को नज़रअंदाज करते हैं तो हम अंदर से खाली और असंतुष्ट महसूस करने लगते हैं। कवि कहते हैं कि सामाजिक भावनात्मक नवीनीकरण का मतलब है अपने रिश्तों को मजबूत करना और अपनी भावनात्मक सेहत को संतुलित रखना। क्या करें? सच्चा संवाद। अपने परिवार, दोस्तों या सहकर्मियों के साथ गहरी और अर्थपूर्ण बातचीत करें। उनकी बातों को ध्यान से सुनें और अपनी भावनाएं खुलकर साझा करें। सहानुभूति, एम्पैथी, दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें। ये रिश्तों में विश्वास और सम्मान बढ़ाता है। समय दें। अपने प्रियजनों के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं। एक छोटा सा कॉफ़ी डेट, पारिवारिक डिनर या दोस्त के साथ लंबी बातचीत आपके रिश्तों को नया जीवन दे सकती है। भावनात्मक संतुलन। अगर आप तनावग्रस्त या चिड़चिड़े हैं तो अपनी भावनाओं को पहचानें और उन्हें मैनेज करें। मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग या जर्नलिंग इसमें मदद कर सकते हैं। क्यों ज़रूरी है? मजबूत रिश्ते और संतुलित भावनाएं हमें आत्मविश्वास, खुशी और मानसिक शांति देती हैं। अगर हम भावनात्मक रूप से कमज़ोर हैं तो हमारी दूसरों के साथ बातचीत और हमारे निर्णय प्रभावित होते हैं। आध्यात्मिक नवीनीकरण। अपनी आत्मा और उद्देश्य से जुड़ें। दोपहर से शाम तक। आध्यात्मिक नवीनीकरण का मतलब है अपने भीतर की गहराई से जुड़ना। यह आपके मूल्यों, विश्वासों और जीवन के उद्देश्य को समझने की प्रक्रिया है। कवि कहते हैं कि आध्यात्मिक ऊर्जा वह केंद्र है जो हमारे जीवन के बाकी सभी आयामों को दिशा और गहराई देता है। क्या करें? ध्यान और शांति। हर दिन कुछ मिनट शांति में बिताएं। मेडिटेशन करें, प्रार्थना करें या बस खामोशी में अपने विचारों को सुनें। प्रकृति से जुड़ें। सुबह की सैर करें, पेड़ पौधों के बीच समय बिताएं या सूर्योदय सूर्यास्त का आनंद लें। प्रकृति हमें अपने भीतर की शांति से जोड़ती है। प्रेरणा लें। ऐसी किताबें पढ़ें, पॉडकास्ट सुनें या उन लोगों से बात करें जो आपको प्रेरित करते हों। उद्देश्य को समझें।
अपने जीवन के बड़े सवालों पर विचार करें। मैं यहाँ क्यों हूँ? मेरे जीवन का मकसद क्या है? क्यों ज़रूरी है? आध्यात्मिक नवीनीकरण हमें यह याद दिलाता है कि हमारा जीवन सिर्फ भाग दौड़ और उपलब्धियों का खेल नहीं है। यह हमें अपने मूल्यों और उद्देश्य के साथ जोड़े रखता है, जिससे हमारी जिंदगी को अर्थ मिलता है। आदत 7 क्यों है सभी आदतों की नींव? स्टीफन कवे की 7 आदतों को समझने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि पहली 3 आदतें बी प्रोएक्टिव, बिगिन विद द एंड इन माइंड, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट हमें व्यक्तिगत जीत, पर्सनल विक्ट्री दिलाती हैं। अगली 3 आदतें थिंक विन विन, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, सिनर्जाइज हमें सामाजिक जीत, पब्लिक विक्ट्री दिलाती है। लेकिन 7वीं आदत शार्पन द सॉ इन सभी को संभव बनाती है। यह आदत उस ईंधन की तरह है जो बाकी सभी आदतों को जीवित रखता है। अगर आप अपने शरीर, दिमाग, भावनाओं और आत्मा की देखभाल नहीं करते तो धीरे धीरे आपकी ऊर्जा, स्पष्टता और धैर्य कम होने लगता है। आपकी प्रेरणा कमज़ोर पड़ती है और बाकी आदतों को लागू करना मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप शारीरिक रूप से थके हुए हैं तो बी प्रोएक्टिव होना मुश्किल है। अगर आप मानसिक रूप से सुस्त हैं तो बिगिन विद द एंड इन माइंड के लिए स्पष्ट दृष्टिकोण बनाना कठिन हो जाता है। अगर आप भावनात्मक रूप से अस्थिर हैं तो सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड की सहानुभूति दिखाना असंभव है। इसलिए शार्पन द सॉ का मतलब है खुद में निवेश करना। ये वह प्रक्रिया है जो आपको लंबे समय तक उत्पादक, प्रेरित और संतुलित बनाए रखती है। व्यावहारिक तरीके, हर दिन 1% बेहतर बने। कवे का दर्शन ये नहीं कहता कि आपको अपनी जिंदगी में एकदम बड़ा बदलाव लाना है, बल्कि ये छोटे छोटे नियमित कदमों की बात करता है जो समय के साथ बड़े परिणाम लाते हैं। यहाँ कुछ व्यावहारिक सुझाव हैं। शारीरिक, रोज 30 मिनट व्यायाम करें। अगर जिम नहीं जा सकते तो घर पर योग या सैर करें। मानसिक, दिन में 15 मिनट पढ़ने का समय निकालें। कोई प्रेरणादायक किताब, लेख या अपनी फील्ड से जुड़ा कुछ नया सीखें। सामाजिक, भावनात्मक, हफ्ते में एक बार अपने किसी करीबी, परिवार, दोस्त या पार्टनर के साथ गहरी बातचीत करें। उनके लिए समय निकालें। आध्यात्मिक, हर सुबह 5 मिनट शांति में बिताएं। मेडिटेशन करें, अपने लक्ष्यों पर विचार करें या बस अपनी सांसों पर ध्यान दें। ये छोटे कदम आपको हर दिन 1% बेहतर बनाने में मदद करेंगे। और याद रखें, छोटी शुरुआतें ही बड़े बदलाव की नींव होती हैं। अध्याय का अंत, एक गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल। अब एक पल रुककर खुद से ये सवाल पूछिए, मैं अपने काम, परिवार और दूसरों की जिम्मेदारियों के लिए दिन रात भाग रहा हूं, लेकिन क्या मैंने खुद को सचमुच समय दिया है? क्या मेरी कुल्हाड़ी, मेरी ऊर्जा, मेरा उत्साह, मेरी स्पष्टता कहीं कुंद तो नहीं हो चुकी है? और अगर आपने स्टीफन कवे की 7 आदतों को समझ लिया है तो असली सवाल ये है, क्या मैं इन आदतों को सिर्फ पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, या इन्हें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जी भी रहा हूँ? क्या मैं इन सिद्धांतों को अपने जीवन का हिस्सा बना पा रहा हूँ या बस सुनकर आगे बढ़ रहा हूँ? ये सवाल आपको झकझोर सकते हैं, लेकिन यही वह बिंदु है जहाँ से असली बदलाव शुरू होता है। बोनस, अगले कदम की ओर अगले हिस्से में हम बात करेंगे कि इन 7 आदतों को व्यावहारिक और स्थायी कैसे बनाया जाए। साथ ही स्टीफन कोवे का वह आखिरी संदेश जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकता है। तो बने रहें, क्योंकि यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। यह तो बस शुरुआत है। गहन विश्लेषण, 7वीं आदत का महत्व, शार्पन द सॉ, सिर्फ एक आदत नहीं है, ये एक जीवन शैली है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हमारा शरीर, दिमाग, भावनाएं और आत्मा है। अगर हम इनका ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारी सारी मेहनत, सारी उपलब्धियां और सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाएंगी। कवे का यह दर्शन हमें आत्म देखभाल, सेल्फ केयर की गहराई तक ले जाता है। यह हमें सिखाता है कि आत्म देखभाल कोई स्वार्थी कार्य नहीं है, बल्कि यह वह नींव है जो हमें दूसरों के लिए बेहतर बनाती है। जब हम शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से तेज, भावनात्मक रूप से संतुलित और आध्यात्मिक रूप से जुड़े हुए होते हैं, तभी हम अपने परिवार, समाज और दुनिया के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे सकते हैं। इसके अलावा 7वीं आदत हमें दीर्घकालिक सोच की ओर ले जाती है। ये हमें तात्कालिक सुखों या अल्पकालिक सफलताओं के पीछे भागने से रोकती है और हमें वह रास्ता दिखाती है
जो हमें लंबे समय तक उत्पादक, प्रेरित और संतुष्ट रखता है। निष्कर्ष, शार्पन द सॉ हमें यह सिखाती है कि खुद को निखारना एक बार का काम नहीं है, बल्कि एक निरंतर प्रक्रिया है। ये एक ऐसा निवेश है जो हमें न केवल बेहतर इंसान बनाता है, बल्कि हमारे आसपास की दुनिया को भी बेहतर बनाता है। तो आज से ही शुरुआत करें। रोज़ थोड़ा समय खुद के लिए निकालें, अपनी कुल्हाड़ी को तेज़ करें और देखें कि आपका जीवन कैसे बदलता है। क्या आप तैयार हैं इस यात्रा को शुरू करने के लिए? अब जब आपने स्टीफन कवे की ये 7 आदतें समझ ली हैं, तो एक बात साफ हो जाती है। इफ़ेक्टिव बनना कोई लक नहीं है, ये एक डेली चॉइस है। हर दिन आप हैबिट 1 से लेकर 7 तक की आदतें अपना सकते हैं। हैबिट 7 तक कोई ना कोई एक्शन ले सकते हैं, चाहे वो खुद की जिम्मेदारी लेना हो, कोई क्लियर गोल सेट करना हो या फिर एम्पैथी से किसी को सुनना हो। स्टीफन कोवे ने ये आदतें सिर्फ सिखाने के लिए नहीं बताईं, बल्कि जीने के लिए दी हैं। अगर आप रोज़ 1% बेहतर बने, तो 1 साल में आप 365% ग्रो कर चुके होंगे। तो अब बारी आपकी है। इस वीडियो से सिर्फ इंस्पिरेशन लेकर न जाइए, एक्शन लेकर जाइए। 1, सबसे पहले कमेंट करें, आपकी कौन सी हैबिट सबसे स्ट्रांग है और कौन सी हैबिट आपको सबसे ज़्यादा चैलेंज करती है। 2, फिर इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि शायद आपके एक शेयर से किसी की ज़िंदगी बदल जाए। 3, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इन 7 आदतों को लेकर डेली प्रैक्टिस गाइड, हैबिट ट्रैकर या 30 दिन का ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज बनाऊं, तो यस लिख कर कमेंट कीजिए। अगर 100 से ज़्यादा यस आए, तो मैं अगला वीडियो सिर्फ आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए बनाऊंगा। याद रखिए, सक्सेस वही है जो सस्टेनेबल हो, और सस्टेनेबल तभी होती है जब आप खुद को रोज़ थोड़ा बेहतर बनाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां आप और भी ज़्यादा पावरफुल वर्जन ऑफ योरसेल्फ बनेंगे।